हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो हमारे इम्पल्सेस हैं वो कंडक्ट होते हैं और ट्रांसमिट किए जाते हैं और किस तरीके से वो जनरेट किए जाते हैं। सो ये पूरा का पूरा जो दो टॉपिक है ये आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो अपन आगे कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द टुडेज सेशन दैट इज फ्रॉम जनरेशन एंड द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। सो पहली लाइन क्या दे रखी है एनसीईआरटी की इस टॉपिक की? न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। सो होता क्या है आपके इस तरीके से न्यूरल मेम्ब्रेन पे बहुत सारे चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। और ये कैसा है? ये एक्साइटेबल सेल है। ठीक है, क्यों एक्साइटेबल है? क्योंकि ये हमेशा पोलराइज्ड स्टेट में रहता है। Now, these ion channels are selectively permeable to different ions. ये जो channels दिख रहे हैं ना, ये आपके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आयंस के लिए परमिएबल रहते हैं। मतलब कोई सोडियम आयन के लिए परमिएबल रहेगा, कोई पोटेशियम के लिए परमिएबल रहेगा, है ना। When a neuron is not conducting any impulse, जब किसी भी तरीके का स्टिमुलस आपको नर्व इम्पल्स या जनरेट नहीं हो रहा हो या किसी भी तरीके का स्टिमुलस नहीं दिया गया हो, तब आपका वो जो न्यूरॉन है वो कैसा होगा? रेस्टिंग फेज में होगा। Axonal membrane is comparatively more permeable to the potassium ion, nearly impermeable to sodium ion। तो ये जो लाइन यहाँ दे रखी है ना, इसको हाईलाइट कर लेना एनसीईआरटी में कि जो आपकी एक्सोनल मेम्ब्रेन है ना, वो पोटेशियम आयन को सबसे ज़्यादा अपने अंदर कोशिश करती है कि वो भर सके। दैट इज़ वो आपकी बहुत ज़्यादा परमिएबल होती है पोटेशियम आयन के लिए एंड कई हद तक इम्परमिएबल रहती है सोडियम आयन के लिए। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो कि अगर पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत आपके पोटेशियम आयन के जो चैनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो उनको अंदर घुसने में बहुत हेल्प मिल जाएगी। वहीं पे सोडियम चैनल के जो सोडियम चैनल्स हैं वो क्वांटिटी में कम होते हैं, सो इट इज़ नियरली इम्परमिएबल टू द सोडियम आयन। Now, similarly, the membrane is impermeable to the negatively charged proteins। तो ये भी याद रखना है कि आपके जो membrane है वो impermeable रहता है to the negatively charged protein present in the exoplasm। ठीक है। Consequently, the exoplasm inside the axon contain high concentration of the potassium ion and negatively charged protein and low concentration of the sodium ion। तो आपकी जैसे ये मेम्ब्रेन के अंदर सेल के अंदर का पार्ट है। ठीक है, ये एक्सॉन है एंड इस एक्सॉन के अंदर का पार्ट है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पोटेशियम आयन मिल जाएंगे क्योंकि ये आपका परमिएबल रहता है पोटेशियम आयन से एंड इधर से इधर आपके नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी प्रेजेंट रहते हैं। क्या? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी यहाँ प्रेजेंट रहते हैं एंड ऑल्सो कुछ क्वांटिटी में आपको सोडियम आयन भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसेंट्रेशन ऑफ द सोडियम आयन। तो ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेना। आगे चलते हैं। In contrast, the fluid outside the axon contain a low concentration of the potassium ion, a high concentration of the sodium ion, and thus form a concentration gradient। तो अगर ये हमारी एक्सोनल मेम्ब्रेन है, तो अगर हम एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम आयन प्रेजेंट होता है, सोडियम आयन सबसे कम प्रेजेंट होता है। लेकिन इसके आसपास जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, एक्सोन मेम्ब्रेन के आसपास जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, वहाँ पर सोडियम आयन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है एंड पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, दिस आयनिक इसकी वजह से क्या होगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा। मतलब जब भी स्टिमुलस जनरेट होगा तो हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग आपके ये जो सोडियम आयन है रश करेंगे कहाँ पर? एक्सॉन के अंदर। सो दीज आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय द
effective transport of the ion by sodium potassium pump and which transport 3 sodium ion outward for the 2 potassium into the cell। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है ये, कई बार पूछी जा चुकी है ये नीट में। एंड जब आप प्रैक्टिस भी करते हो क्वेश्चंस को, ये जैसे किसी टेस्ट सीरीज लेके रखी होगी, तो वहां पर भी ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार रिपीट होते देखा गया है। सो बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना सोडियम आयन अंदर आता है, सॉरी बाहर आता है, एंड पोटेशियम आयन जो है वो कितना अंदर आता है। तो 3 सोडियम आयन अंदर बाहर आएगा एंड 2 पोटेशियम जो है वो आपके सेल के अंदर जाएगा। तो ये बात कब की हुई? ये बात हुई जब स्टिमुलस हुआ। लेकिन जब हमारा नॉर्मल रेस्टिंग फेज में रहता है, कंडीशन में रहता है, तब क्या होता है कि आपके एक ही, जैसे हमारा सोडियम चैनल है, तो ये क्या करेगा, 2 पोटेशियम आयन अगर बाहर जा रहे हैं, सॉरी इनटू द सेल आ रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, एरो गलत बन गया। ओके, सो अगर हमारे 2 पोटेशियम आयन अगर अंदर आ रहे हैं, तो नॉर्मली रेस्टिंग फेज में 3 सोडियम आयन जो है वो बाहर जाएंगे। ठीक है, 3 सोडियम आयन जो है वो एक्सोन मेम्ब्रेन से बाहर जाएंगे फ्लूइड में, और 2 पोटेशियम आयन जो है वो बाहर से अंदर आएंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे अब, तो कैस बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, क्योंकि 3 सोडियम कंपैरेटिवली तो ज़्यादा है ना, क्योंकि अंदर 2 पोटेशियम आयन है, प्लस यहाँ पर आपको नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो चार्ज डेवलप होगा बाहर के अकॉर्डिंग, वो कैसा डेवलप होगा, नेगेटिव डेवलप होगा। कैसा डेवलप होगा, नेगेटिव डेवलप होगा। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। और बाहर सोडियम आयन कंपैरेटिवली ज्यादा है, ठीक है, वहां पर प्लस का, पॉजिटिव का क्वांटिटी ज्यादा है। तो एक्सोन मेम्ब्रेन के बाहर कैसा चार्ज डेवलप होगा, प्लस पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। आई होप ये चीज क्लियरली समझ में आई होगी। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप अगर देखो, इस ये फिगर को मत देखो, इधर यहाँ पर जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ उधर देखो। ये हमारा क्या है, ये हमारा सोडियम पोटेशियम चैनल है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम चैनल है। ठीक, अब यह हमने क्या पढ़ा कि हमारे बाहर भी पोटेशियम प्रेजेंट होते हैं, बाहर भी सोडियम प्रेजेंट होते हैं, अंदर भी सोडियम प्रेजेंट होते हैं, अंदर भी पोटेशियम प्रेजेंट होते हैं। प्लस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, प्रोटीन चार्जेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं आपके, कहाँ पे, एक्सोन मेम्ब्रेन के अंदर। होता क्या है, जब रेस्टिंग स्टेज रहती है, जब रेस्टिंग फेज रहता है, तब उस फेज में क्या होगा कि आपके बाहर से अंदर 2 पोटेशियम आएंगे, लेकिन अंदर जो सोडियम आयन है उसके बदले में, पोटेशियम के बदले में बाहर फेंका जाएगा 3 सोडियम आयन। फ्लूइड में 3 सोडियम आयन फेंका जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप गौर करोगे कि बाहर जो है वहां पर पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो बाहर कैसा चार्ज डेवलप होगा, बाहर प्लस चार्ज डेवलप होगा। अब बाहर के कंपेयर में हम यहाँ पर सिर्फ 2 पोटेशियम डाल रहे हैं, प्लस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन जो है वो भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, इसके जस्ट अपोजिट नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। आई होप ये चीज जो है ये क्लियरली समझ में आ गई होगी। बहुत दिक्कत देती है ये चीज। नाउ अगर अपन आगे चले, एज अ रिजल्ट द आउटर surface of the axonal membrane possesses a positive charge while its inner surface become negatively charged, as I have already discussed about this, therefore is polarized। इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं। इस स्टेट को क्या बोलेंगे, जहां पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर की तरफ हो, नेगेटिव चार्ज जो है वो अंदर की तरफ हो। इस स्टेट को बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, पोलराइज्ड स्टेट। नाउ
The electrical potential difference across the resting plasma membrane is called as resting potential. तो यहाँ पर जो भी रेस्टिंग फेज में जो भी आपका पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा, कोई ना, क्योंकि जब चार्जेस प्रेजेंट है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई डिफरेंस होगा, बाहर का कुछ होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, अंदर का कुछ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा। जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो जो डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं हम क्या, रेस्टिंग पोटेंशियल। थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैट्स का, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा, तो रिलेट कर लेना, इजी पड़ेगा। नाउ the mechanism of the generation of nerve impulses and its conduction along an axon. When a stimulus is applied at a site of the polarized membrane, the membrane at other site A become freely permeable to the sodium आयन। सो बेसिकली हम ये एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आपको जो डायग्राम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब जैसे ही स्टिमुलस डेवलप होगा, जैसे कि ये हमारा क्या है, दिस इज योर साइट ए, दिस इज योर साइट बी। ठीक है, ये हमारा रेस्टिंग स्टेट में है अभी। ठीक है, क्या है, अभी रेस्टिंग स्टेट में है। सो अब क्या होगा कि हमने स्टिमुलस दिया। ठीक है, कुछ भी स्टिमुलस आया इस मेम्ब्रेन के पास, तो अब क्या होगा, सोडियम आयन जो है बाहर, जो इतने सारे जो सोडियम आयन प्रेजेंट है फ्लूइड में, वो सोडियम चैनल से कहाँ जाना स्टार्ट कर देंगे, बहुत सारे सोडियम चैनल जो है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि मैंने बताया कि सोडियम आयन जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाहर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू योर प्लाज्मा, सॉरी एज कंपेयर टू योर एक्सोनल। ठीक है, सो जो सोडियम आयन है वो कंसंट्रेशन के अलोंग ग्रेडियंट आपका मूव करेंगे, सो फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे। ठीक, और बहुत सारे मूव करेंगे। ठीक, सो बेसिकली अब क्या होगा, जैसे जैसे सोडियम आयन अंदर मूव करेगा, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये प्लस में बदलना शुरू हो जाएगा, एंड बाहर जो पॉजिटिव चार्ज था वो कैसा हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी। हमने सोडियम, जैसे ही स्टिमुलस आया सोडियम आयन अंदर आना स्टार्ट हुए, अब बाहर के कंपैरिजन में अंदर पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो अंदर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी मेम्ब्रेन और बाहर की तरफ नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, so the outer surface of the membrane become negatively charged and the inner side became the positively charged. The polarity of the membrane at the site A thus reversed. अब पहले क्या था यहाँ पर, इससे पर्टिकुलर स्टेट में अगर देखोगे तो ये वाला स्टेट कैसा था, पोलराइज्ड स्टेट। कैसा था, पोलराइज्ड स्टेट। अब कैसा हो गया है, ये हो गया है डीपोलराइज्ड, जस्ट उल्टा हो गया ना पोलराइजेशन का, तो ये हो गया है डीपोलराइज्ड। क्या हो गया है, डीपोलराइज्ड। ठीक, अब the electrical potential difference across the plasma membrane at the site A is called the action potential. अब जो भी हमारा स्टिमुलस की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है उसको हम बोलेंगे क्या, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, विच इज इन फैक्ट टर्म्ड एज द नर्व इम्पल्स। इसी को ही, उसी एक्शन पोटेंशियल को ही हम और क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स भी बोलते हैं। So, at the site immediately ahead, the axon membrane has a positive charge, the outer membrane, and the negative charge on the inner surface. So, अगर अब अपन आप यहाँ पर देखोगे, सो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे नेगेटिव चार्ज है, वो कहाँ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, एंड यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कहाँ मूव करेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा। और हमें पता है जो आपके करंट है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। सो हमारे यहाँ पर जो बी साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स है या नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं बी से ए की तरफ। तो हमारा करंट जो है एक्सॉन के अंदर वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वो मूव करेगा ए से बी की अंदर। तो सेम चीज यहाँ लिखिए, as a result a current flow on the inner surface from the side A to side B
On the outer surface current flow from the side B to the side A। तो बाहर ऊपर क्या देख रहे हो? अब हमारे ऊपर जो चार्जेस हैं, जो मेम्ब्रेन के बाहर के जो चार्जेस हैं, वो कहाँ मूव कर रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका साइड ए से साइड बी मूव कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पर करंट है वो कहाँ मूव करेगा? वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो बाहर की तरफ अगर आप देखोगे तो करंट जो है वो साइड बी से साइड ए जा रहा है, और जो आपका अंदर की तरफ देखोगे एक्सॉन के अंदर, उसमें जो करंट है वो साइड ए से साइड बी जा रहा है। ठीक है? अगर मैं इसको बहुत सिंपल वे में यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ, तो सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, हमारे स्टिमुलस आया जिसकी वजह से बहुत सारा सोडियम आयन जो है वो कम आपके अंदर आने लग गया। कहाँ पर? एक्सॉन मेम्ब्रेन के अंदर। पहले क्या था? पहले ऐसा था कि बाहर पॉजिटिव चार्ज था और अंदर नेगेटिव चार्ज था, लेकिन आफ्टर द सोडियम इनफ्लक्स क्या हो जाएगा? सोडियम इनफ्लक्स के बाद मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो जाएगी और बाहर की तरफ नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा और अंदर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। ठीक है? अब क्या होगा? लेट्स सपोज हम अपने इस मेम्ब्रेन को दो पार्ट में, सॉरी, एक्सॉन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये वाला जो स्टेट रहेगा ये डीपोलराइज्ड रहेगा और ये वाला जो स्टेट रहेगा ये पोलराइज्ड रहेगा। यहाँ पर आप देखोगे डीपोलराइज्ड स्टेट में नेगेटिव चार्जेस एक्सॉन मेम्ब्रेन के बाहर है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्सॉन मेम्ब्रेन के अंदर है। वहीं पे अगर आप पोलराइज्ड स्टेट में देखोगे तो उल्टा सीन दिखाई देगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज आपके बाहर होंगे और नेगेटिव चार्ज जो है वो अंदर दिखाई देंगे। नाउ हमने एक चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया है फिजिक्स का, दैट इज कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? दे विल मूव फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है? और जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है? जो हमारे इलेक्ट्रॉन है यहाँ बाहर की तरफ, दिस इज योर साइड ए एंड दिस इज योर साइड बी। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करना चाहेगा, एंड यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करना चाहेगा। विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अगर अपन बाहर की तरफ देखें, फ्लूइड में देखें, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है? फ्रॉम साइड ए टू साइड बी। तो करंट कहाँ मूव करेगा? साइड बी टू साइड ए। सेम गोज है आपका, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? साइड बी से साइड ए। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव, सॉरी, आपके करंट जो है वो कहाँ मूव करेगा? वो मूव करेगा फ्रॉम साइड ए टू साइड बी। आई होप ये दोनों लाइन समझ में आई होंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। Hence, the polarity at the site is reversed and the action potential is generated at the side B। अब इस वाले पर्टिकुलर साइड पे तो ऑलरेडी एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड था, तो हमें क्या करना है? इम्पल्स आगे भेजना है। तो हमें आगे जो साइड बी है उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराना पड़ेगा। तो अब जैसे ही हमारे ये जो करंट है वो फ्लो होगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ आना स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ आना, मींस नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा कि जो साइड बी है वहां पर भी कैसा स्टेट आ जाएगा कि नेगेटिव चार्ज जो है वो मेम्ब्रेन के बाहर हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा। एंड आपका साइड बी पहले जो पोलराइज्ड था अब कैसा हो जाएगा? डीपोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है? इसी तरीके से फर्दर साइड सी साइड डी इसी तरीके से आगे कंडक्ट होंगे इम्पल्सेस। Thus, the impulse, that is the action potential generated at the site A, arrives at the site B. The sequence is repeated along the length of the axon and consequently the impulse is conducted. The rise in the stimulus induced permeability to the sodium ion is extremely short-lived. ठीक है? मतलब जो इन्फ्लक्स होता है ना सोडियम आयन का वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रहता है, मतलब बहुत थोड़े से टाइम के लिए, और फिर वापस से
एकदम से क्या हो जाएगा, सोडियम आयन के लिए दोबारा से परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, सो पोटेशियम डिफ्यूज आउटसाइड द membrane and restore the resting potential membrane at the site of the excitation, and the membrane become once more responsive to the further situation. सो अब क्या हुआ, हमारी साइड भी डिपोलराइज्ड हो गई। अब इसको तो भी वापस से आपका पोलराइज स्टेट में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा, इस साइड ए में एकदम से बहुत सारे पोटेशियम आयन जो हैं आपके मेम्ब्रेन के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पर जो बी वाला है वो तो पोलराइज से डिपोलराइज हो गया, लेकिन अब हमें वापस से इसको डिपोल साइड ए को डिपोलराइज से पोलराइज करना पड़ेगा, ताकि वापस से ये आपका दोबारा से इम्पल्सेस को या फिर स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए एक्टिव हो जाए। तो ये अब क्या होगा, जो साइड ए है उसमें जो पोटेशियम आयन है बाहर की तरफ वो फेंकना चालू कर देगा, ताकि जल्द से जल्द हमारे जो साइट ए पर जो बाहर मेम्ब्रेन के बाहर जो कंसंट्रेशन है पॉजिटिव चार्ज का वो रीस्टोर हो जाए। ठीक है, सो जैसे ही रीस्टोर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज बाहर और नेगेटिव चार्ज अंदर, ये आपके क्या हो जाएंगे, रीपोलराइज्ड स्टेट में आ जाएगा और ये फर्दर रिसेप्टिव हो जाएगा आने वाले स्टिमुलस के लिए। तो आई होप ये पूरा जो पूरा सीक्वेंस है समझ में अच्छे से आया होगा कि किस तरीके से डिपोलराइज हो रहा था, फिर पोलराइज हो रहा था और फिर रीपोलराइज हो रहा था। तो रीपोलराइज में क्या होता है कि पोटेशियम आयन जो है ज्यादा से ज्यादा बाहर जाते हैं, लेकिन जब हमारा नॉर्मल स्टेट रहता है, दैट इज पोलराइज स्टेट रहता है, वहां पर इसका जस्ट उल्टा होता है, दैट इज पोटेशियम आयन जो है वो अंदर आते हैं, 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं और 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं। तो ये चीज कंफ्यूज मत करना एक दूसरे में, ठीक है। सो इस तरीके से हमने कर लिया कि हमारे किस तरीके से हमारे पल्सेस जनरेट होते हैं और कंडक्ट किए जाते हैं। नाउ अगर अब अपन आगे चले, दैट इज अब हमें पढ़ना है कि ट्रांसमिशन कैसे होगा इन इम्पल्सेस का। So a nerve impulse is transmitted from one neuron to another through a junction called a synapses. मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका है साइनेप्स, पर फिर भी यहाँ पर अगर आप ये डायग्राम को आपको क्लियरली दिख रहा होगा, तो ये आपका एक न्यूरॉन की एंडिंग है। ठीक है, दैट इज साइनॉप्टिकल नॉब है, और ये दूसरी आपकी क्या है, ये डेंड्राइट है, या फिर ये आपका हो सकता है कि ये सार्कोलेमा हो। ठीक है, सो बेसिकली आपके यहाँ पर बेसिकली ये तो सार्कोलेमा ही यहाँ पर होता है, बट इसके अलावा जब वो साइनैप्स की बात कर रही हूँ ना, तो 2 न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को हम बोलते हैं साइनैप्स। सो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपकी प्री membrane है एंड द प्री साइनेप्टिक membrane है, एंड दिस इज योर पोस्ट साइनेप्टिक membrane, एंड ये है आपका क्या, साइनैप्स। इसे को ही आप क्या बोलते हो, साइनैप्स। So a synapse is formed by the membrane of a presynaptic neuron and the postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap, which is called synaptic cleft. इस जगह को, इस गैप को आप क्या बोलते हो, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हो। At electrical synapses, the membrane of the pre and the postsynaptic neuron is in very close proximity। तो ये लाइन याद रखना कि जो आपके दो तरीके के साइनाप्स होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल और दूसरा होता है केमिकल। तो केमिकल में जो साइनाप्स होते हैं ना, उनमें गैप प्रेजेंट रहता है, दैट इज आपके ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट रहता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है उसमें क्लेफ्ट प्रेजेंट नहीं रहता। तो ये चीज ध्यान रखना। Electrical current can flow directly from one neuron to the another across these synapses. Simple.
Transmission of an impulse across a electrical synapse is very similar to impulse conduction along a single axon. ठीक है, इतना कोई important नहीं है, simple है. Impulse transmission across an electrical synapse is always faster than the chemical synapse. तो ये लाइन भी है जो आपकी एक बार एनसीईआरटी की पूछी जा चुकी है, तो इसे भी मार्क कर लेना, हाईलाइट कर लेना. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमारे सिस्टम में रेयर है, ठीक है, प्रेजेंट ही नहीं है. नाउ अपन आते हैं मेन जो कि हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है, दैट इज योर केमिकल साइनेप्स. तो हमने केमिकल साइनेप्स में पढ़ा कि एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है और एक पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, और इनमें फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं. नाउ प्री-साइनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट एन इम्पल्स दैट इज योर एक्शन पोटेंशियल. जिस तरीके से जनरेट करके हम आगे ट्रांसमिट कर रहे थे ना एक्शन पोटेंशियल, उसी तरीके से आपके यहाँ पर भी प्री-साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में एंड तक, ठीक है, आपके जो एक्सोनल मेम्ब्रेन यहाँ पर, दैट इज एक्सोनल, जो आपके यहाँ पर क्लेफ्ट है वहां तक आपके आएगा, ठीक है. Impulse across the synaptic cleft to the postsynaptic neuron, chemicals called neurotransmitter are involved in the transmission of the impulse at these synapses. So basically क्या होता है कि हमारे इसी तरीके से डीपोलराइज, पोलराइज, डीपोलराइज, रीपोलराइज, डीपोलराइज, पोलराइज, इसी तरीके से पूरा कर करके बिल्कुल एंड में आ जाता है, ठीक है. एक्सोनल मेम्ब्रेन के बिल्कुल जो एक्सोन जो होता है ना उसके लास्ट में आ जाता है, जहां पर भर भर के क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही इम्पल्स यहाँ पहुंचा, यहाँ पर ये जो आपके साइनेप्टिकल वेसिकल्स है, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स जो है ये क्या हो जाएंगे, ये स्टिमुलेट हो जाएंगे और ये फट जाएंगे, जिसकी वजह से बेसिकली ऐसा होता है कि यहाँ पर ये कैल्शियम आयन जो है ये जाकर आपके इन्हीं सोडियम आयन और कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होगा. इससे क्या होगा, आपके ये जो वेसिकल्स है ये बर्स्ट होंगे, ठीक है. कहाँ बर्स्ट होंगे, बिल्कुल जब ये आपके लास्ट में आना, ये जो आपकी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का जो लास्ट मेम्ब्रेन होगी ना, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर आके फ्यूज होंगे और फिर यहाँ से ये ब्लास्ट होंगे, रिलीज करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर. एंड ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो इसके चैनल्स प्रेजेंट हैं इनमें जाकर जुड़ना चालू हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी लाइगेट होना चालू, सॉरी, आपके बॉन्ड बनाएंगे, बेसिकली ट्रांसमिट होंगे. एंड यहाँ पर इस तरीके से ये आगे जाके फर्दर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे. एंड अगर ये मस्कुलर, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है तो ये मसल में उस तरीके का एक्शन आपको करने को मिलेगा. सो the axon terminal contain vesicles filled with the neurotransmitter. When an impulse arrives at the axon terminal, it stimulates the movement of the synaptic vesicles towards the membrane, where they fuse with the plasma membrane and release the neurotransmitter in the synaptic cleft. The released neurotransmitter binds to their specific receptor present on the postsynaptic membrane. The binding opens ion channel, allowing the entry of the ion which can generate a new potential in the postsynaptic neuron. अब जैसे ये बाइंडिंग हो जाएगी तो इससे क्या होगा, आपके जो चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और आयंस को एंटर कराएंगे अंदर, आपके मेम्ब्रेन के अंदर, कहाँ पे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर. एंड उस तरीके से आपकी फर्दर एक्शन पोटेंशियल जो है या न्यू पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाएगा. द न्यू पोटेंशियल डेवलप मे बी आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी. या तो ये एक्साइटेटरी हो सकता है या फिर इनहिबिटरी हो सकता है. मतलब या तो ये किसी एक्शन को जो बार बार हो रहा है उसको रोकने का काम कर सकता है, या फिर एक ये आपका एक्शन करवा सकता है, ठीक है. तो आई होप ये पूरा समझ में आया होगा कि किस तरीके से कंडक्ट हो रहा है, किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है.
एंड किस तरीके से जनरेट हो रहे हैं हमारे इम्पल्सेस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच।